8,500 रुपये का जो आपने लालच दिया यूपी के बेचारे अनएजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखों ने तो डाला है वोट, मोदी जी आ गए ना, जो बेचारे मासूम लोग हैं उनको लालच दिया 8,500 आएगा टकाटक टकाटक, और कुछों को आपने बता दिया तू ठाकुर है, तू बनिया है, तू जैन है, तू बौद्ध है, जातियों में बैठ गया। उसका आप परिणाम देख रहे हैं यूपी के अंदर। अगर हम कहें जी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा थी, विपक्ष कहती है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा थी, है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, तो बताइए खाली यूपी वालों के लिए था, उड़ीसा वालों के लिए नहीं था, उत्तराखंड वालों के लिए नहीं था, हिमाचल वालों के लिए नहीं था, दिल्ली वालों के लिए नहीं था। आज जो वो 10 निर्दोष लोग मारे गए, जिनके घर के चिराग बुझे, उनसे जाकर के पूछो, और जिस आतंकवादी ने वहां गोलियां चलाई तो उसने ये पूछ के नहीं चलाई कि इसमें यादव बैठा है, इसमें ब्राह्मण बैठा है, इसमें ठाकुर बैठा है, इसमें बनिया बैठा है, इसमें शूद्र बैठा है, इसमें बौद्ध बैठा है, इसमें जैन बैठा है, इसमें सिख बैठा है, इसमें मुस्लिम बैठा है। उसने गोलियां चलाई और 10 निर्दोष लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। बिहार और यूपी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जिस दिन ये जातिवाद से और एजुकेशन को प्रथम मान लेंगे, ये यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है सर? राहुल सर। राहुल जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं। एक तरफ भारत के मंत्रिमंडल का जो है गठन हो रहा था, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, उसके जस्ट बाद दूसरे ही दिन या उसके इर्द गिर्द जो है कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का जो है एक तरफ से तांता लगता जा रहा था। कुछ भक्त जो है माता वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे थे, लेकिन उन पर भी आतंकवादी हमला हुआ। किस नज़र से देखें सर? देखिए, ये जितना मतलब इसके लिए शोक प्रकट किया जाए ना उतना कम होगा कि माता के वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर ऐसा आत्मघाती हमला। अरे तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तुम्हारे में इतना दम है, तुम इतने जज्बेबादी हो, तो हमारी सेना से 2 हाथ कर लो आमने सामने आकर के। उसके बाद जो हमले हुए उसके बाद तुमने किया ना, आकर के ढेर कर दिया ना सेना ने। कैसे तुम्हारे को खींचते ले जा रहे हैं ज़मीन पे, तुम्हें तुम्हारी औकात बताने का काम हमारी सेना ने किया ना। तुम्हारे पे दम है, तुम निर्दोषों के ऊपर अत्याचार करके आतंकवादी हमले कर करके लेते हो, उन परिवार के सपने छीन करके तुम्हें क्या खुशी मिलती है? तुम्हें दम है तो हमारी सेना से भिड़ो ना। हमने तो बिठा रखी है ना, हमारे लिए तो 24 घंटे हमारा शौर्य, हमारा जज्बा खड़ा हुआ है ना, तुम्हारे सामने निपटो ना उससे। अब तो ये वो कार्यकाल भी नहीं है जब सेना को छूट नहीं थी, जब तुम हमारी सेना को पत्थर मारते थे। आज हमारी सेना को पूरी छूट है। आज वो पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, तो आज ये निर्दोषों को मारने आ गए, भक्तों को। अच्छा, छोटा सा बच्चा उसमें था, लगभग 1 साल का था, उसका भी जो है हत्या कर दिया गया। एक तरफ अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाए या पूरे देश वर्ल्ड की बात की जाए तो कई तरीके के लोग जो है समर्थन में आ जाते थे जब कोई कांड होता था, लेकिन जो है इस घटना के समर्थन में लोग नहीं आएंगे नहीं ना सर। हिंदू इतना मतलब मरा हुआ हिंदू हो चुका है ना, मतलब मैं खुद हिंदू ब्राह्मण होकर के इतना बड़ा शब्द बोल रहा हूँ कि हमारे जैसे युवा देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने जो समय देखा, उन्होंने इमरजेंसी भी देखी, उन्होंने सिखों का कत्लेआम भी देखा, उन्होंने गौ सेवकों की हत्या देखी, उन्होंने कार सेवकों की हत्या देखी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार देखा, उन्होंने 300 गोलियां चला करके 27 किसानों को शहीद होते हुए देखा, उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे देखे। हमारे को शायद 10 सालों के अंदर जब से हमने होश संभाला, हमें पता चला कि भैया प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति का क्या दायित्व है, हमारे लोकल विधायक का क्या दायित्व होता है, निगम पार्षद का क्या दायित्व होता है। तो हमें लगा कि नहीं, अगर हम भारत देश में रह रहे हैं और हम वोट डालने लायक हो चुके हैं, तो हमें सत्ता में उसको बिठाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा देश का हर एक नागरिक सुरक्षित हो। आज 10 साल हो गए, 10 सालों के अंदर मैंने जितनी बार भी वोट दिया, मैं भाजपा का ही बटन दबाया। क्यों दबाया? कोई भाजपा मेरे घर आकर के मुझे सरकारी नौकरी पे नहीं बिठा रही। मैं आज भी अपना प्राइवेट काम कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, आज भी वहीं रह रहा हूँ, वही खा पी रहा हूँ। लेकिन भाजपा के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, 10 साल पहले अगर मैं जीवन देखता हूँ तो हमारी सेना की वीडियो आती थी, उनके हेलमेट उछाले जाते थे, उनको पत्थर मारे जाते थे। आज वो नहीं देखते। हम न्यूज़ चैनल लगाते थे तो आता था भैया फलानी जगह सरोजनी नगर में बम फटा, 44 मर गए, 77 घायल है, गिनती चालू है। आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, चाहे वो एक्सप्रेसवे के काम में देखें, चाहे एक आस्था का मुद्दा रहा हो राम मंदिर, चाहे 370 धारा रही हो, मतलब बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने 2 मिनट में सॉल्व किए बिना खून खराबा, बिना दंगा कराए। लेकिन उसके बावजूद भी तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। देखो,
ये जनता को सोचना होगा। आज जो वो 10 निर्दोष लोग मारे गए, जिनके घर के चिराग बुझे, उनसे जाकर के पूछो। और जिस आतंकवादी ने वहां गोलियां चलाई तो उसने ये पूछ के नहीं चलाई कि इसमें यादव बैठा है, इसमें ब्राह्मण बैठा है, इसमें ठाकुर बैठा है, इसमें बनिया बैठा है, इसमें शूद्र बैठा है, इसमें बौद्ध बैठा है, इसमें जैन बैठा है, इसमें सिख बैठा है, इसमें मुस्लिम बैठा है। उसने गोलियां चलाई और 10 निर्दोष लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। तो ये सोचो कि तुम्हारा एक माइंडसेट कि मैं जाट, मैं ब्राह्मण, मैं बनिया, वोट डालने का राइट आज कहां ले आया, कहां मंसूबे उनके बुलंद कर दिए जो कल तक बिल से नहीं निकल रहे थे। देश तो हमारा सर वही है, वही कश्मीर है, सब जगह वही है, वही आतंकवादी वही पल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन वो 10 साल से कहां छुपे थे और मात्र 99 सीटें कांग्रेस की आई, 229 विपक्ष की आई। विपक्ष को इतना मजबूत करके आपने दिखाया कि उनके मंसूबे इतने मौजूद हो गए कि इनको नहीं दिख रहा कि मोदी इनके लिए क्या था। वो मोदी जो सत्ता में पूरी ताकत से बैठा हुआ था, उसने हमारी हवा निकाल रखी थी। हमारा देश पाकिस्तान जो आतंकवादियों बनाने वाला देश है, वो कह रही थी, वहां की आवाम कह रही थी कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिल जाए, या हम तो मोदी जी के पैर पड़ने को तैयार है कि 1947 का बंटवारा खत्म करे और हमें दोबारा से हिंदुस्तान में मिला। उनकी सोच सुधर गई वहां रह करके। सभी मुस्लिमों के बीच में रह करके वो समझ गए कि मुस्लिमों के बीच में रह करके भी हम सुरक्षित नहीं है, हम भूखे हैं आटे आटे को। और तुम इतने अच्छे देश के अंदर रह करके, इतनी कंट्री जिसको एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोल रहा है बोस, एक पैर छू रहा है, जज्बा मान रहा है, आप उसको छोड़ करके किनको ला रहे हो? जिन्होंने आज तक अपनी एक रैली के अंदर ये नहीं कहा कि मोदी जी ने भैया 51 वंदे भारत चला दी, हम 203 बढ़ाएंगे। मोदी जी ने 22 एम्स कर दिया, हम 26 एम्स करेंगे। मोदी जी ने सड़कों का जो जाल है इतना बिछा दिया, हम 3 गुना और ज्यादा करेंगे। उन्होंने हर चीज में क्या किया? हम इसको आरक्षण देंगे, हम उसको सब्सिडी देंगे, हम इसका साथ देंगे, हम उसका साथ देंगे, हम राम मंदिर का विरोध करेंगे, हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, हम ये यात्रा करेंगे, हम वो यात्रा करेंगे। अरे देश के लिए क्या करोगे आप, उस पर बात करो। राहुल गांधी कह रहे थे कि अगर कहीं बनारस से प्रियंका गांधी लड़ जाती तो भी मोदी जी हार जाते। मतलब कुछ शर्म तो है नहीं इन लोगों में। अपनी माता जी को जिस बच्चे ने यहाँ से भेज दिया कि आप जाओ जी राज्यसभा का नामांकन भराओ, मैं आपकी सीट से लड़ूंगा क्योंकि मैं वहाँ पे आप सिक्योर अपने आप को देखता हूँ। वायनाड से भाग आए आप, तब आपको याद नहीं आया कि चलो मैं तो वायनाड से लड़ रहा हूँ, अगर मेरी माता जी राज्यसभा का नामांकन भर भी रही है तो मेरी बहन रायबरेली से लड़ ले। आज मोदी जी 8,500 रुपये का जो आपने लालच दिया यूपी के बेचारे अनएजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखों ने तो डाला है वोट, मोदी जी आ गए ना, जो बेचारे मासूम लोग हैं उनको लालच दिया 8,500 आएगा टकाटक टकाटक, और कुछों को आपने बता दिया तू ठाकुर है, तू बनिया है, तू जैन है, तू बौद्ध है, जातियों में बैठ दिया। उसका आप परिणाम देख रहे हैं यूपी के अंदर। अगर हम कहें जी बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा थी, विपक्ष कहती है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा थी, है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था, तो बताइए खाली यूपी वालों के लिए था, उड़ीसा वालों के लिए नहीं था, उत्तराखंड वालों के लिए नहीं था, हिमाचल वालों के लिए नहीं था, दिल्ली वालों के लिए नहीं था, गुजरात वालों के लिए नहीं था, सिक्किम वालों के लिए नहीं था, मिजोरम वालों के लिए नहीं था, श्रीनगर वालों के लिए नहीं था, है लद्दाख वालों के लिए नहीं था। आप बताओ यहाँ पर क्या हुआ? 0, 0। आपको वहां की जनता को नहीं चाहिए था रोजगार, वो नहीं तराई, उनको नहीं डर था संविधान खत्म, क्योंकि वो पढ़े लिखे, उनको पता था कि जिसको हमने सत्ता में बिठाना है ना, वो क्या काम कर रहा है और क्या आगे तक कर सकता है। लेकिन जिन मूर्खों ने बटना था जातियों में, जिनको 8,500 रुपये का लालच था टकाटक टकाटक, चाहे बाद में तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित ना हो, बाद में तुम्हारे ही घर की बहन बेटियां शौच के लिए जाएं तो वहां पर छेड़ाछाड़ी हो, वहीं पर ही तुम्हारे पिताजी अगर रोजगार कमा करके आ रहे हैं, दिहाड़ी कमा करके आ रहे हैं, तो वही गुंडे बदमाश लूट ले। शायद तुम्हें यही चाहिए था। और मंसूबे देखिए, आपने अभी 36 सीटें दी, एक बहन जा रही थी इलेक्शन वाले अगले दिन ही, उसको गुंडा छेड़ता है और उसके बाद वो भूल जाता है कि तुमने सांसद वहां बनाए हैं, विधायक नहीं बनाए हैं। योगी बाबा आज भी है, तोड़ दिए ना उसके पैर। एक दबंग ने एक बेटी के आगे, बच्चों के आगे, उसके बाप को स्विमिंग पूल के वहां गोली से ठोक दिया, उतार दी उसके सीने में गोलियां। ये योगी हमारे को यही तो चाहिए। हम ये चाहते हैं भैया तुम भी चैन से रहो, हम भी चैन से रहे। ये क्या दंगा दूंगी, ऐसे लोगों का क्या काम ऐसे समाज के अंदर, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जो सोचते हैं हम में तो हमारा ही जीवन है, बाकी लोग कहां जाएंगे। तो ये मोदी योगी, इनका जलवा जो है वो बरकरार रहना चाहिए भारत के अंदर, और भारत की जनता भी ये मानती है। ऐसे ही आरतियां ले करके लोग नहीं आए। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, समाजवादी पार्टी। और जो है गठबंधन के लोग कहते हैं कि पीडीए की मसीहा है अखिलेश यादव जी,
दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के मसीहा नेता उभर रहे हैं अखिलेश यादव जी। विधानसभा चुनाव में जो है इसका असर दिखेगा। सर, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था ना 1947 में, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो वो पिछड़ों के लिए, SC ST OBC के लिए ज़्यादा बनाया था। ठीक है जी, उन्होंने 10 साल का बनाया था कि 10 साल तक ये सुविधा मिलनी चाहिए। आप एक चीज़ अगर नोट करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी नोट करेंगे कि भारत के अंदर पाकिस्तान से ही ज़्यादातर लोग आए थे बंटवारे में। वो सभी राज्य ऊपर उठ गए। आज यूपी और बिहार क्यों नीचे रह गया? क्यों नहीं तरक्की कर पाया? हमारे देश को IAS IPS देने वाली स्टेट इतनी नीचे क्यों है? क्योंकि इन्होंने कभी OBC SC ST निचले तबके को ऊपर उठने नहीं दिया, एजुकेशन दी नहीं इन्होंने। वो बेचारे आज भी इन पे निर्भर हैं कि नहीं नहीं यही है। वो क्या करें? उनको 5 किलो राशन मिल जाता है, वो सक्षम हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ कि हमारे जैसा बंदा अगर गाड़ी में जा रहा है और हम देखते हैं ना, एक बाप अपने बच्चों को 4-4 5-5 को, गरीब बंदा बोरी भी लिए रखी है, बच्चे भी बिठा रखे हैं और वो चाह रहा है, तो हमारा मन करता है यार। मैंने अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा ये ऐसे जा रहे हैं, इनको रिस्क नहीं लगता कोई ठोक जाएगा? तो वो कहते हैं बेटा देखो, इनका मन नहीं करता कि ये भी गाड़ियों में घूमे, ये भी अच्छी लाइफ जिए, लेकिन क्या करें, एक होते हैं विचार, उनके विचार इन्होंने आगे जाने ही नहीं दिए, एजुकेशन दी नहीं। अगर आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम भी शायद जात पात में होते, लेकिन हमारे एरिया से चाहे सिख खड़ा हो, चाहे बिहार से आया व्यक्ति खड़ा हो, चाहे यूपी का खड़ा हो, चाहे जाट खड़ा हो, बनिया खड़ा हो, हम तो वोट देते हैं, ये देखते हैं कि भैया ये जिसके साथ खड़ा है वो हमारे देश के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, हम वोट देते हैं। हमारा गली मोहल्ला भी ठीक रहता है, हमारा देश भी ठीक रहता है। लेकिन यूपी की जनता को अब कम से कम आना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, उनके बच्चे आगे निकल रहे हैं, अब पढ़ाई में एक्टिव हैं, उनका भी माइंड जो सेट हो चुका है कि हमने एजुकेटेड बनना है। हमने भी सारी जिंदगी खेती बाड़ी, या अगर मेरा बाप पेंचर लगाता तो मैंने पेंचर वाला, सब्जी बेचता तो मैंने सब्जी वाला, ऑटो चलाता है तो मैंने ऑटो वाला, है सिलाई मशीन का काम करता है मैंने सिलाई मशीन वाला नहीं बनना। मैंने ऐसा रोजगार कमाना है पढ़ लिख करके कि मैं अपने माँ बाप को मतलब कहते हैं सोने की शर्फियों पे बिठा सकूं। हर बच्चे का ख्वाब है। तो यही चीज़ है, बिहार और यूपी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। जिस दिन ये जातिवाद से और एजुकेशन को प्रथम मान लेंगे, ये यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लालू प्रसाद यादव का किसी चीज़ की कमी थी ना, पैसे की कमी थी ना रुतबे की कमी थी, फिर भी बच्चा 9वीं फेल नहीं पढ़ा पाया, और उसको तुम शिक्षा मंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हो, तो डूब के मर जाना चाहिए इनको तो।